हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम्स की दुनिया में। बच चुका है शाम का 6, मैडम पढ़ाने के लिए आ चुकी हैं और फटाफट से आप भी अपना कॉपी पेन उठाकर बैठ जाओ। फोन को लगा दो साइड में, ईयरफोन्स अपने कानों में लगा लो और फटाफट से जो मैडम बोल रही है उसको नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं। अब क्या है, डीएनए वर्सेस आरएनए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। डीएनए और आरएनए क्या है, अंतर भी हम जानेंगे इसमें कि डीएनए आरएनए में अंतर कौन कौन सा देखने को मिलता है। कल मैंने आपको जेनेटिक्स पढ़ाया था, मतलब अनुवांशिकता पढ़ाई थी। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आते हैं गुण आते हैं, जैसे मम्मा के गुण आपके अंदर है। हाँ, कोई कहते हैं, आपने कहता हुआ ये सुना होगा कि ये तो बिल्कुल नानी की तरह दिखती है, नानी की तरह इसके लक्षण है। ये आदत बिल्कुल अपने दादाजी पर है इसकी। तो वो किसके द्वारा आए हैं, वो गुण आए हैं किसके, जेनेटिक्स के द्वारा, मतलब डीएनए के द्वारा। और डीएनए के अंदर एक छोटी सी इकाई और मिलती है, जैसे सेल की इकाई डीएनए है, सबसे छोटी यूनिट है, वैसे ही डीएनए की सबसे छोटी यूनिट जीन को कहा जाता है। क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अभी देखते हैं क्या रेलवे की एएलपी या फिर आरपीएफ या फिर एनटीपीसी देखने को मिल जाते हैं। इन सभी में जो साइंस आती है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। और ऐसा ही नहीं है, अगर अदर बच्चा कोई ज्वाइन हो गया है, तो अगर मेरे चैनल पर नया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अदर नोटिफिकेशन जितना भी आपको मिलता है, बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं एग्जाम्स की दुनिया से, बिल्कुल फ्री, कोई परचेज नहीं करना है, कोई पैसा नहीं डालना है, कोई बैच नहीं लेना है, आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। एग्जाम्स की दुनिया से सिलेक्शन बिल्कुल फ्री होने वाला है। और देखेंगे क्या रेलवे में जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, अगर अदर बच्चा एसएससी जीडी का है, सीजीएल का आ गया है, एसएससी सीएचएसएल का आ गया है, तो वो बच्चा भी वीडियो पढ़ सकता है। स्किप करने की जरूरत नहीं है, विदाउट स्किप के वीडियो देखना, पूरा का पूरा आपके हर डाउट को क्लियर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ एनटीपीसी में पूछा जाएगा, साइंस सीरीज वही रहती है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो होता है वो बदल जाता है। जैसे लेंदी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक सेल पूछ लिया आपसे, साथ में ही क्या, अगर थोड़ा आप टफ लेवल का एग्जाम देते हो, अगर थोड़ा हायर लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो कॉन्सेप्ट घुमा के पूछ लेते हैं, बस फर्क इतना सा है। लेकिन डीएनए आरएनए रहेगा तो वही, ये सबको पता है कि जेनेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट डीएनए है और ये अपने आप में एक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक्स का चैप्टर भी हेरिडिटी वाला जो पढ़ाया था, अनुवांशिकता मैंने पढ़ाया था, वंशाक्रम बताया था, वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे ही सेम डीएनए आरएनए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या, थोड़े से रीजनिंग से रिलेटेड, थोड़े से फिजिक्स से रिलेटेड, यहाँ से कॉन्सेप्ट घुमा के पूछ लेते हैं साइंस में। और नीट लेवल में अगर आप पढ़ना चाहते हो साइंस को, तो डीएनए आपको 4 पार्ट में मिलेगा, मतलब आपको 4 सेशन देखने को मिलेंगे, तब जाकर आपका डीएनए कंप्लीट होगा। डीएनए वही रहता है, बस कॉन्सेप्ट बदल जाता है, लेंदी पेपर आने लगता है, लेंदी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और तरीका बदल जाता है, पैटर्न बदल जाता है, इतना ही फर्क है। अगर आप, ऐसा नहीं है सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बच्चे तो सिर्फ रेलवे में काम आने वाला है, एनटीपीसी में भी काम आएगा, जीडी में भी काम आएगा। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज हमारा डे 8 है, आज 8वें दिन पर हम डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे। अभी तक के 7 टॉपिक्स जो मैंने क्लियर करे हैं, एक भी प्रॉपर छुट्टी नहीं मिली आपको, 7 टॉपिक 7 दिन में हमने क्लियर करे थे। उम्मीद करती हूँ वो सेशन भी समझ में आया होगा। जो बच्चा वीडियो पर नया आया है, चैनल पर अभी अभी आया है, जिसको ये वीडियो मिल गई है अचानक से और उसको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है, तो क्या देखेंगे, क्या अभी तक के लास्ट जितने सेशन मैंने पढ़ाए हैं, फटाफट से वो प्ले लिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाते हैं लास्ट वीडियो के, ताकि आप वहां से अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर सको। सेशन पेपर एग्जाम हमारा करीब आ चुका है, फटाफट से जल्दी जल्दी टॉपिक को क्लियर करना है, थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो बच्चे बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैराथन में मैडम कॉन्सेप्ट लगवा दो और मॉक टेस्ट सॉल्व करा दो, क्या मॉक टेस्ट, आपको जब थ्योरी ही नहीं पता है तो मॉक टेस्ट लगाने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि बिना बिना थ्योरी के आप मॉक टेस्ट लगा ही नहीं सकते। डीएनए की फुल फॉर्म जब तक आपको नहीं पता होगी, तब तक आप डीएनए के बारे में नहीं जानोगे। जब तक मैं आपको थ्योरी में नहीं बताऊंगी कि डीएनए में प्रोटीन भी होता है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आई है? तो देखते हैं क्या हम 11 दिन की मैराथन चल रही है हमारी, फटाफट से जिन भाई बंधुओं ने शेयर नहीं करा है, अपने अपने दोस्तों तक फटाफट से शेयर कर आ जाओ, क्योंकि बिल्कुल फ्री क्लासेस है, इसका भरपूर भर भर के बम्बर ऑफर के साथ में आपको मिल रही है क्लासेस। हर डाउट को क्लियर हो रहा है, तो हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उन बच्चों को भी बता दो
जो जो चाहते हैं, जो परचेस नहीं कर पाते हैं बैच, उन तक ये शेयर कर दो ताकि वो भी अपना इस फ्री वीडियो से लाभ उठा सके और सिलेक्शन ले सके, क्या सिलेक्शन ले सके। अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ अपने। डीएनए आरएनए मतलब लास्ट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। कौन कौन बच्चा चाहता है फटाफट से मॉक टेस्ट मिल जाए लगने को, वो कमेंट करके मुझे बता दो। जल्दी हम मॉक टेस्ट की मैराथन भी लगाने वाले हैं। जैसे टॉपिक वाइज मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं क्या सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाऊंगी, कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको, थ्योरी हटा करके सिर्फ एमसीक्यूज पर, पीवाईक्यू पर हम ध्यान देंगे। क्या जब लास्ट बिल्कुल एग्जाम हमारा आने वाला है, फटाफट से थ्योरी कंप्लीट करते हैं और मॉक टेस्ट पे लग जाते हैं। डेली 6 PM पर क्लास होने वाली है आपकी। हम भी मिलेंगे आपको यहाँ पर खड़े 6 PM पर, मैडम पढ़ाएंगी और आप सभी बच्चे पढ़ेंगे उनसे, क्या डेली बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब है हमारे क्लास, हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल रही है, एलिमिनेशन मेथड के साथ में और स्मार्ट ट्रिक के साथ में। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अपने डीएनए और आरएनए की तरफ। अब डीएनए आरएनए है क्या? अनुवांशिकता जेनेटिक्स में मैंने बताया था कि हमारे माँ बाप के जो लक्षण होते हैं वो एक बच्चे में आने के जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल किसका होता है? डीएनए का होता है। और कुछ वायरसेस भी होते हैं जिसमें न्यूक्लिक, जैसे मैंने बताया था न्यूक्लिक एसिड तो मिलता ही मिलता है, न्यूक्लियोलस में मिलता है न्यूक्लियस। क्या कोशिका भित्ति, कोशिका जो होती है उसके अंदर क्या मिलता है? अंदर सेल के अंदर क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। मतलब कहने का है सेल की सबसे छोटी इकाई डीएनए है और डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन्स बोली जाती है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अब जान लेते हैं इनके डीएनए आरएनए तो समझ में आ गया क्या है। अब इनका पूरा नाम भी होता है। अब जैसे कोई चिंकू पिंकू बुलाते हैं नाम से, हम किसी को है ना रिंकू बुला लेते हैं। अब उसका नाम रिंकू ही तो नहीं है ना, चिंकू पिंकू बुलाओगे आप, उसका क्या प्रॉपर नाम मिलता है देखने को? सलोनी नाम मिलता है, चाहे पिंकी बुला लो उसको, चाहे कुछ भी बुला लो। ऐसे ही कुछ क्या है, इनकी फुल फॉर्म भी देखने को मिलती है। क्या फुल फॉर्म है इसकी हम लिख कर भी जानेंगे, वर्ड के साथ में भी। पेन कॉपी ले आएंगे फटाफट से। फर्स्ट की है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब कहो इतना बड़ा नाम बता देते हो तो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में मैटर करता है शब्दावली। वर्ड्स पर ध्यान देना, वर्ड्स को समझना, वर्ड्स पर बोले गए लफ्जों को याद रखना, सबसे ज्यादा ये एग्जाम में मदद करता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि मैंने बताया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीएनए देखने को मिल गई। मतलब कहने का है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एक एसिड है, ये अम्ल और क्षार का बना हुआ होता है। क्या अम्ल और क्षार का बना हुआ होता है? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अब मिलता है आरएनए भी। ये अधिकतर क्या हमने देखा, अधिकतर सबसे ज्यादा मोस्ट 70 से 80% हमने डीएनए देखा। चाहे बैक्टीरिया ले लिया चाहे वायरस ले लिया, सभी में डीएनए ही मिलेगा देखने को। लेकिन कुछ वायरस देखने को मिलते हैं जिसमें क्या आरएनए देखने को मिल जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में ही राइबोन्यूक्लिक एसिड छुपा हुआ है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमने डीएनए आरएनए के वर्ड्स को तो बिल्कुल क्लासिफिकेशन उसका कर दिया, तोड़ फोड़ मचा दी। हम बायोलॉजी वाले हैं, हर चीज को तोड़ फोड़ कर पढ़ते हैं। क्या फूल लिया, फूल को भी तोड़ फोड़ के पढ़ा था। पंखुड़ी अलग करने जिनको पेटल्स का नाम दिया था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हमने अलग पढ़ा था। ऐसे ही हमने क्या करा, नाम को भी तोड़ दिया डीएनए आरएनए को, और हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड आपको समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं क्या अपने टॉपिक की तरफ। आप दिख रहा है स्क्रीन पर आपको एक हिस्टोन प्रोटीन, एक हिस्टोन प्रोटीन दिख रहा है। वो प्रोटीन किसमें पाया जाता है? वो प्रोटीन मिलता है किसमें? डीएनए में मिलता है। डीएनए एक बहुलक है और बहुलक कभी भी, जैसे आपकी बॉडी है वो भी अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनी है, सेम ऐसे ही क्या हमने देखा कि जो डीएनए आरएनए है वो भी अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, अलग अलग चीजें मिलती हैं उसमें। अब देखेंगे क्या डीएनए के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं फटाफट से। डीएनए के बारे में इसकी फुल फॉर्म तो हमने देख ली कि ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मिल गई हमको, पहला नाम तो हमें ये मिल गया
डीएनए उठाते हैं तो सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म आना भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ डीएनए से काम नहीं चलने वाला। क्या? सिर्फ डीएनए से काम नहीं चलने वाला। अब हम क्या देखते हैं कि ऐसा होता है कि डबल हेलिक्स का मॉडल जो होता है ये क्या कैसा देखने को मिल जाता है आपको, ये भी देख लेते हैं फटाफट से। ये कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। कहो बिल्कुल मैडम, ऐसा मिलता है हमको देखने के लिए। अब इसमें दो चैन दिख रही हैं। कैसी है ये? दो चैन देखने को मिल रही हैं। इसको नाम हमने दे दिया डबल हेलिक्स। क्या दे दिया? सेकंड पॉइंट नोट कर लेते हैं फटाफट। डबल हेलिक्स। अब क्या है, इसकी खोज किसने करी थी? क्या? अब डिस्कवरी तो पूछी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर है। अरस्तु ने जीव विज्ञान की किताब लिखी थी। एरिस्टोटल जिनको कहा गया, जंतु जगत जिन्होंने लिखा था, पूरा का पूरा हिस्ट्री दे दी थी उसके बारे में, है ना। अब हमने क्या देखा, पादप जगत के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले थियोफ्रेस्टिस का नाम आ जाता है, यहाँ पर भी समझ में आ गया। अब क्या देखते हैं, डीएनए सेल के बारे में भी जाना था हमने, उसमें भी सारा मेंडल चाचा ने नियम दिए थे, वो भी पढ़ा था मटर के पौधे के बारे में। अब यहाँ पर डीएनए का, तो वाटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट ऐसे थे, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ऐसे थे जिन्होंने 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल देखा था, डीएनए की छवि देखी थी। क्या यहाँ तक समझ में आई? अगली बात तो हम बढ़ते हैं। पहले फटाफट से सेशन को शेयर करके आ जाओ जिन भाई बंधुओं ने सेशन को शेयर नहीं करा है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है उतना इम्पोर्टेंट सिलेक्शन भी है। सिलेक्शन चाहिए है तो हर टॉपिक को क्लियर करना करना ही है। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या हमने चौथा पॉइंट देखने वाले हैं हम? क्या हमने डबल हेलिक्स देख लिया, डबल दो चैन में मिलता है हमको, ठीक है, देख लिया हमने। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी मिल गया, डबल हेलिक्स भी मिल गया। वाटसन एंड क्रिक ने इसकी 1953 में खोज करी थी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम देखते हैं क्या, ये एक न्यूक्लिक एसिड है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है जो अम्ल और क्षार का बना हुआ है, जो अम्ल और क्षार का बना हुआ है। यहाँ तक हमें सब कुछ समझ में आ गया। अब हमने डीएनए के बारे में जान लिया कि डबल हेलिक्स होता है, इसमें दो चैन मिलती है और 1953 में इसकी खोज की गई। आगे हमने क्या देखा कि डबल हेलिक्स मिला, चैन मिली, क्रिक और वाटसन क्रिक ने क्या 1953 में खोज करी। अब इसी की एक क्या होता है, एक खास बात याद रखना, डीएनए हमेशा रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन कहा जाता है जिसको, मतलब अपने ही जैसी कॉपी बना लेता है, अपनी ही जैसी कॉपी। ये टूट कर अपनी ही जैसी कॉपी बना लेगा, उसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेट करता है, क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, अपनी ही जैसी कॉपी बना लेता है, रेप्लिकेशन। लास्ट हमने देखा था कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस का जब सैंपल लिए जा रहे थे कोरोना वायरस चेक करने के लिए, क्या ब्लड सैंपल लिए जा रहे थे, उस ब्लड सैंपल में डीएनए मिलता था। तो सब क्या कर रहे थे पता है? तो सैंपल को डीएनए की कॉपी बना बनाकर दो से तीन मतलब वो तैयार करके रख लेते थे, ताकि दो से तीन ब्लड सैंपल बन गए। अब एक ही बंदे के दो से तीन ब्लड सैंपल मिल गए हमको, तो कहने का मतलब वहां यहाँ पर ये है कि डीएनए का सैंपल उन्होंने लिया, लेने के बाद उसकी कॉपी बनाई, मतलब उसको रेप्लिकेट कर दिया। रेप्लिकेशन का नाम याद रखना, डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपनी ही जैसी कॉपी बनाता है। और उन्होंने क्या करा, अगर सैंपल गायब हो जाता है या गुम जाता है या कहीं गिर जाता है, बाई चांस खराब हो जाता है, तब क्या होता है, जो रेप्लिकेट करा हुआ डीएनए रखा होता है उससे ब्लड टेस्ट हो जाता है। ये अधिकतर लैब में देखने को मिलती है प्रोसेस। अब बात करते हैं आरएनए के ऊपर, आरएनए कैसा होता है ना। आरएनए के बारे में बात करते हैं तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया। अब सेकंड क्या लिखते हैं, ये सिंगल चैन होती है इसमें,
सिंगल हेलिक्स देखने को मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ एक चैन मिलती है। और क्या है, डीएनए से, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गई बात? आनुवांशिकी की सूचना जो होती है वो डीएनए के जरिए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मतलब जो लक्षण देखने को मिले थे मम्मी पापा के बच्चे में आने वाले संतान में, वो किसके द्वारा होंगे? आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक मटेरियल के द्वारा होंगे। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए से क्या करा? रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है, जिससे आरएनए बना। आरएनए सिंगल हेलिक्स फॉर्म में देखने को मिलता है। सिंगल हेलिक्स ये वायरस में होता है। किसमें? एचआईवी वायरस का नाम सुना होगा, जो एड्स की बीमारी कर देता है, जो एड्स की बीमारी कर देता है। एड्स एक डिजीज है जिसमें एचआईवी वायरस होता है, और एचआईवी वायरस में क्या? आरएनए देखने को मिलता है, वो भी उल्टी फॉर्म में। वो उल्टी फॉर्म में कैसा होता है वो भी अभी हम जानेंगे। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो जिन्होंने भाई बंधुओं तक नहीं पहुंचाया है। अकेले सिलेक्शन नहीं लेना है, औरों की भी मदद करनी है हमको। अब हम बढ़ते हैं आगे, डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स की तरफ। हमने यहाँ पर इतना जान लिया। अब क्या है, हमने देखा इसमें शुगर भी मिलती है, राइबो शुगर मिलती है। और डीएनए में भी, अभी हम डीएनए पढ़ रहे थे, यहाँ पर भी राइबोज ही मिलेगा, राइबोज शुगर मिलती है। पांचवा पॉइंट लिख लेंगे, और छठा पॉइंट एक और लिखेंगे, क्या? में हिस्टोन प्रोटीन भी मिलता है। हिस्टोन प्रोटीन भी मिलता है। अगर डीएनए की बात की जाए तो अगर पूछा जाए क्या कौन सा प्रोटीन है जो मिलता है, मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। क्या? हिस्टोन प्रोटीन मिलता है न्यूक्लिक एसिड में। अब हम क्या देखेंगे? आरएनए की तरफ। आरएनए पे हमने जाना प्रोटीन, इसमें राइबो शुगर भी मिल गई हमको। और क्या करता है? एचआईवी में देखने को मिलता है, डीएनए से ही मिलता है क्या? आरएनए। और आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सेशन की तरफ। अब हम क्या करते हैं? डीएनए को और डीपली पढ़ते हैं। तो डीएनए को और डीपली पढ़ते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम इसको क्या करते हैं? हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। क्या? हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं? 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में हम डीएनए आरएनए पढ़ने वाले हैं। अब किस तरीके से पढ़ेंगे ये भी देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या, हमने 3 पार्ट्स तो बना लिए। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना, क्लास में ही आपके नोट्स बन जाएंगे, पीडीएफ वीडीएफ का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। साथ साथ में नोट डाउन करते चलोगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हमको देखने को मिलती है नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या देखने को मिलती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होती है? एक तरीके की देखने को मिल जाती है डीएनए में, नाइट्रोजन बेस देखने को मिलता है। क्या? इसका बेस नाइट्रोजन का बना हुआ होता है। सेकेंड, शुगर मिलती है इसमें। क्या कि मैंने बताया? राइबो शुगर इसमें पाई जाती है। क्या? राइबो शुगर इसमें पाई जाती है। थर्ड, फॉस्फेट होता है। क्या? फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट किसको कहा गया है? जो डबल हेलिक्स का बीच का मॉडल बताते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से चैन देखने को मिलती है आपको। इसी में फॉस्फेट होता है, इसी में फॉस्फेट अवेलेबल होता है। वो किस तरीके से होता है वो फॉर्म भी हम जानेंगे। नाइट्रोजन इसका बेस हो गया, राइबो शुगर मिल गई हमको। क्या? राइबो शुगर मिल गई। और क्या? फॉस्फेट इसमें बीच में पेयर देखने को मिल जाएंगे। फॉस्फेट 4 तरीके के देखने को मिलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। मतलब कैसे मिलेगा? एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, थाइमिन मिलेगा और साइटोसिन। 4 इसके क्या? फॉस्फेट देखने को मिलते हैं। बीच में जो कड़ी चैन दिख रही है आपको, इस चैन में कहने का अर्थ ये है, जो बीच में चैन होगी तो एक एक पॉइंट होगा, किससे बना हुआ होगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन, साइटोसिन, एजी और टीसी। अब देखेंगे क्या, डबल ऐसे एक जगह डबल मिलेगा, एक जगह ट्रिपल मिलेगा, एक जगह ये 2 फॉर्म में मिलते हैं, एक जगह 3 फॉर्म में मिलते हैं। फॉस्फेट की बात हो रही है, डीएनए के थर्ड पार्ट के बारे में बात हो रही है। डीएनए बहुलक है, मतलब
डीएनए क्या है, बहुलक है। कितनी चीजों से मिलकर बना है, 3 चीजों से। नाइट्रोजन उसका बेस होता है, शुगर उसमें राइबोस पाई जाती है, फॉस्फेट एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन देखने को मिलती है। और शर्करा, जो शर्करा होती है शुगर को कहा जाता है। शर्करा क्या किस तरीके से देखने को मिलती है वो भी हम जानेंगे। किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, क्या इसमें क्या होता है, एक तो यहाँ मिल गई, एक दो यहाँ मिल गई, तीन यहाँ, चार यहाँ मिल गई, पांचवा हमको यहाँ मिलेगा, पांचवा हमको यहाँ मिलेगा। इस तरीके से क्या 5 कार्बन हमको देखने को मिल गई। शर्करा मिलती है कार्बन की फॉर्म में, राइबोस शुगर की फॉर्म में। 5 शर्करा, 5 तरीके, 5 बार शर्करा देखने को मिलती है। क्या यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं क्या बेस में होते हैं प्यूरिन, प्यूरिन होता है और प्रिमिडीन होता है। प्रीमीन होता है और प्रिमिडीन होता है। फॉस्फेट क्या है, ग्रुप है। प्यूरिन और प्रिमिडिन, फॉस्फेट में ये चीजें आई तो, लेकिन यहाँ पर हम इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। पढ़ते कहाँ पर है, नाइट्रोजन के बेस में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के बेस में प्यूरिन और प्रिमिडिन ये 2 तरीके के फॉर्म देखने को मिलते हैं। अब प्यूरिन और प्रिमिडिन में क्या देखने को मिलता है, एडेनिन ग्वानिन और थायमिन साइटोसिन, इसकी बात कर रहे हैं एजी और टीसी के बारे में। तो देखने को मिलता है एजी, टीसी, ये ऐसे ही आपको ए जी का पेयर मिलेगा, ई सी का पेयर मिलेगा। अलग अलग देखेंगे, एक साथ में कभी भी कहो इसका इसका टी जी बना दे, ए सी बना दे, ऐसा नहीं होता। ए जी ही पढ़ते हैं और टी सी ही पढ़ेंगे। क्या ए जी पढ़ेंगे और टी सी पढ़ेंगे। एडेनिन ग्वानिन का पेयर बनता है, इनका बंधन बन जाता है और टीसी का बंधन बन जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या बढ़ते हैं आगे, किस तरीके से इसमें हम पेयर बनाते हैं, किस तरीके से हम पेयर बनाते हैं एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन के बारे में। अब हमने क्या देखा, नाइट्रोजन का बेस देखा। क्या देखा, नाइट्रोजन का बेस देखा। तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन। क्या डीएनए में ऐसा ही मिलता है देखने को। हाँ, अभी स्ट्रक्चर मॉडल की तरफ हम जब बढ़ेंगे तब ये सारी चीजें भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन क्या होता है, हमने देखा ये बेस होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस तो मिला ही मिला हमको, साथ में क्या शुगर भी देखने को मिलती है, शुगर भी देखने को मिली। अब क्या देखते हैं, न्यूक्लियोसाइड देखने को मिलता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है फॉस्फेट ग्रुप में मिल जाता है। इतनी ही चीजें बहुलक में शामिल होती है, इतनी ही चीजें से मिलकर डीएनए बना हुआ होता है। क्या न्यूक्लियोसाइड देख लेंगे, न्यूक्लियोसाइड भी देख लेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों की फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, दोनों की फॉर्म में समझ आ रहा है हमको। कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं हिंदी में जिनको हम इंग्लिश में पढ़ना इजी समझते हैं और इजी होता भी है। हिंदी से ज्यादा इजी इंग्लिश होती है वर्ड्स। बायोलॉजी में अधिकतर शब्द ऐसे हैं तो आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इंग्लिश की शब्दावली बहुत इजी देखने को मिलती है। न्यूक्लियोसाइड देख लेंगे और क्या फॉस्फेट देखने को मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा। इतनी ही चीजों से मिलकर डबल हेलिक्स मॉडल तैयार होता है। इतनी ही चीजों से मिलकर ये डबल हेलिक्स मॉडल तैयार होता है। अब हमको समझ में आ गया, नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होती है, न्यूक्लियोसाइड देखने को मिलता है, फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। नाइट्रोजन के बेस में एडेनिन पढ़ लिया हमने और थायमिन पढ़ लिया और जी से ग्वानिन पढ़ लिया। सी से साइटोसिन पढ़ लिया। यहाँ पर हमने 4 शब्द जाने, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन। लेकिन आरएनए में भी ऐसा ही पेयर होता है क्या। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आरएनए जब डीएनए से मिलकर आरएनए बना हुआ होता है, उसी का तो ये कॉपी ही है, तो सिर्फ एक कॉपी है जो सिर्फ
फेक कॉपी है, रियल कॉपी नहीं है, लेकिन उसको क्या होता है अधिकतर वायरस में देखने को मिलता है। अब क्या उसमें भी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन देखने को मिलता है। उस पर जब चर्चा करेंगे जब आरएनए के बारे में, तब उसमें हम बताएंगे कि उसमें किसकी जगह पर यूरेसिल शामिल हो जाता है, किसकी जगह पर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल शामिल हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो टी है, यहाँ पर थाइमिन की जगह पर यू से वर्ड आ जाएगा, यू से पेयर बन जाएगा, ए का पेयर जो होता है आरएनए में यू से बन जाता है, जिसको यूरेसिल के नाम से जानते हैं। तो यूरेसिल के नाम से जानते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या देखा हमने, नाइट्रोजन बेस देखा, हमको इतनी सारे बेस मिल गया और कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। और क्या न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इन सबसे सबका कॉम्बो मिलाकर जो होता है वो क्या न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड से एक वर्ड न्यूक्लियोटाइड भी मिल जाता है, न्यूक्लियोटाइड भी देखने को मिल गया। अब हम डीएनए की तरफ बढ़ते हैं, क्या नाइट्रोजन बेस की तरफ। डीएनए का नाइट्रोजन बेस मिल गया, ये नाइट्रोजन बेस है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसको। नाइट्रोजन बेस भी मिल गई, अब शुगर भी मिल गई, अब शुगर भी देखने को मिल गई। अब हम क्या देखेंगे, हमको इस तरीके से 5 कार्बन में शुगर देखने को मिलती है। कौन सी शुगर, राइबोज शुगर देखने को मिल जाती है। कौन सी शुगर, राइबोज शुगर देखने को मिल जाती है। क्या समझ में आ गया, शुगर के बाद फॉस्फेट भी मिलता है। फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। इतने हमने डाउट्स अपने क्लियर कर लिए। 1953 में हमने क्या देखा, वाटसन और क्रिक ने दोनों ने 1953 में डीएनए की खोज करी थी। वाटसन और क्रिक ने, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो जेम्स वाटसन कहा जाता है। और सीएस क्रिक ने क्या करा था, खोज करी थी, किसकी करी थी, डबल हेलिक्स मॉडल की खोज। तो दो चैन की फॉर्म में डीएनए इंपॉर्टेंट है, इसलिए डीएनए इतना डीपली पढ़ाया जा रहा है। डीएनए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या ट्रांसफर करने का काम हो रहा है भाई, जीन ट्रांसफर कर रहे हैं फटाफट से। क्या लक्ष्य ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है, लक्ष्य ट्रांसफर कर रहा है। कैसे, माँ की हाइट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पापा की तरह लंबा है, क्या माँ की तरह छोटा है, ऐसे बहुत से लक्षण देखने को मिल जाते हैं। वाटसन और क्रिक ने 1953 में खोज करी थी डीएनए की। अब हमें समझ में आ गया क्या, किसने खोज करी थी, माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए जो होता है, अधिकतर डीएनए किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलेगा, सेल में भी डीएनए मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें डीएनए देखने को मिल जाता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम क्या देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं डीएनए के बारे में और गहराई से, क्या करते हैं और डीपली पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। कॉपी पेन लेके बैठो और फटाफट से चित्रकारी करने लग जाओ। क्या, अब हमने डबल हेलिक्स मॉडल बना लिया, अब हमने डबल हेलिक्स मॉडल बना लिया। यहाँ पर देखेंगे कैसे बनाया है, ये चीजें समझ में आ गई हमको। क्या हमने दो चीजों में बना लिया, डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स है, दो की चैन में मिल रहा है। अभी इसको हम इस फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अभी क्या करते हैं, ये सिंगल नहीं होता है, ये सिंगल, ये क्या होता है, इसके फॉस्फेट जो देखने को, जो फॉस्फेट देखने को मिलते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बीच के हिस्सा पढ़ेंगे। ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है, ऐसा ही नहीं होता है डीएनए। जब हम उसको खोल कर पढ़ेंगे तो अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग तरीके से जानेंगे, तो उस पर ध्यान देना। अब हम डीएनए के बारे में जान रहे हैं, तो क्या है, शुगर और फॉस्फेट के, शुगर और फॉस्फेट के बंधन से बना है, शुगर और फॉस्फेट के बंधन से बना हुआ है। ये जो बंधन है, इनके प्यार का बंधन शुगर और फॉस्फेट का है,
किसी का बंधन प्यार का है। हाँ याद कर लो, तुम पहले पिक्चर याद कर लो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हो, मैं सब पर नजर रखी हूँ कौन क्या कर रहा है, फटाफट से देख लेना। यहाँ पर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, फालतू की बकवास करना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि हमने देखा डबल हेलिक्स का मॉडल है, तो क्या देखते हैं अब हम देखते हैं क्या ऐसे दो चेन में मिला हुआ होता है। ये दो चैन में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके बना हुआ किसका है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसे ही शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ, शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है, ये पूरा डीपली समझ आ गया। शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है। हाँ हमने इतना समझ में आ गया कि मैडम ये शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है। अब हम क्या देखते हैं, इसके बीच में आपने चैन देखी है, इसके बीच में आपने इस तरीके से चैन देखी है, इस चैन के बीच में भी को मिलता है। अब ये चैन क्या होती है, फटाफट से नाइट्रोजन के बेस पे चले जाओ, याद कर लो मैडम ने एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन बताया था। और वो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन क्या है, यहाँ पर यूज किए जाते हैं। मतलब कहने का है एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल चैन में बनेगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ में ट्रिपल चैन में बनेगा। एडेनिन थाइमिन के साथ में दो चैन में मिलेगा और साइटोसिन तीन चैन में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है एडेनिन और थाइमिन से दो पेयर हो गए, ग्वानिन और साइटोसिन, यहाँ पर तीन लकीरें साथ देखने को मिलेंगी। मतलब दो साथ में तीन साथ में, दो साथ में तीन साथ में, दो साथ में तीन साथ में, कुछ इस तरीके से ये लकीरें होती हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? आ गई है तो और समझते हैं और डीपली घुस जाते हैं। बायोलॉजी तो कहती है कि और घुसते चले जाओ। हमने यहाँ पर देखा तीन पेयर बन गए ग्वानिन और साइटोसिन के, एडेनिन और थाइमिन की दो पेयर बनेगा और ग्वानिन की साइटोसिन से तीन पेयर बनेंगे। और ये पेयर कहाँ होते हैं, डीएनए के बीच में देखने को साफ दिख रहा है स्क्रीन पर, आप देखो रियल ऐसा डीएनए मिलेगा, लेकिन इसका जो पेयर होता है, बेस होता है जिससे बना हुआ होता है, वो किसका मिलेगा, साइटोसिन, वो शुगर और फॉस्फेट का बेस होता है। और इसके बीच में जिससे ये जोड़े रखता है आपस में, एक दूसरे को बंधन बनाकर रखता है प्यार का, किसके द्वारा बनता है, एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन के द्वारा बनता है। क्या हम समझ गए? हाँ मैडम हमें तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और जानते हैं क्या। प्यूरिन और प्रिमिडीन है, प्यूरिन और प्रिमिडीन है। हमने देखा था एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन है, प्यूरिन में ए आ जाता है और जी आ जाता है, प्रिमिडीन में क्या होता है, टी आ जाता है और जी से सी आ जाता है। दो चैन हमें यहाँ देखने को मिली, तीन चैन हमने इनकी यहाँ पर बना दी। तो किसमें देखने को मिलती है, जो हमें डीएनए के बीच में देखने को मिलती है। दो एक साथ, तीन साथ, दो एक साथ, तीन एक साथ देखने को मिलती हैं। बीच के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना इस चीज को। प्यूरिन और पिरिमिडिन के बेस देखने को मिलते हैं, इसमें ए टी और सी जी सी का पेयर बनता है। यहाँ तक हमें समझ में आ गई, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड बनेगा, एडेनिन और थाइमिन का डबल बॉन्ड बनेगा, जी का सी से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गई। यहाँ पर ये है 3D मॉडल, इसीलिए डीएनए को 3D मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि थ्री पेयर बनते हैं इसमें। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो थम्स अप का साइन भेज दो, फटाफट से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उन भाई बंधुओं तो फटाफट से शेयर कराओ। कह दो मैडम तो पहुंच गई है, फटाफट से इन वाली मैडम से भी पढ़ के देख लो, चाहे सिलेक्शन हो जाए। एग्जाम की दुनिया फ्री सिलेक्शन बांट रही है बम्बू ऑफर के साथ में। अब बढ़ते हैं आगे, हम क्या
हमने ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में जाना। 1962 में 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला गया था। इसको मिला था डीएनए की खोज करने के बाद में 3D मॉडल जिन्होंने खोजा था, वॉटसन क्रिक ने खोजा था, तो इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। लिख लेंगे, नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित भी किया गया था 1962 में। सन याद रखना, सन डिस्कवरी ने पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं क्या आरएनए और डीएनए के वर्सेस में पढ़ने वाले हैं। आरएनए और डीएनए के वर्सेस में पढ़ने वाले हैं। आरएनए डीएनए दोनों में फर्क क्या है? एक तो सिंगल स्टैंडर्ड में देखने को मिला, एक डबल स्टैंडर्ड में देखने को मिल गया। क्या डीएनए हमें डबल में मिला, आरएनए हमको सिंगल में मिल गया? मिल गया या नहीं मिल गया? अभी हमने जाना इसमें क्या, एडेनिन ग्वानिन के दो, यहाँ पर 3 पेयर बने, यहाँ पर 2 पेयर बने, फिर 3 पेयर साथ में बने। कुछ इस तरीके से ये पीढ़ी चलती है डीएनए में। एक साथ 2 बनेंगे, फिर एक साथ 3 बनेंगे, एक साथ 2 बनेंगे, फिर एक साथ 3 बनेंगे। मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ ग्वानिन और साइटोसिन के साथ ये पेयर बन रहे हैं। और साथ में हम क्या देखेंगे, हमने देखा कि शुगर और फॉस्फेट का, शुगर और फॉस्फेट का बेस देखने को मिल गया। शुगर और फॉस्फेट का बेस देखने को मिल गया। आरएनए ऐसा नहीं होता है। आरएनए एचआईवी में देखा जाता है सबसे ज्यादा। एचआईवी वायरस में सबसे ज्यादा देखने वाला क्या मिलता है मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका, जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका, वो किसका बना हुआ होता है? आरएनए का बना हुआ होता है। क्या आरएनए ऐसा ही एचएफ वायरस में देखने को नहीं मिलता? आरएनए बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? वो अलग फॉर्म के बैक्टीरिया होते हैं जिसमें देखने को मिलता है। एक ही यूनिवर्सल कहानी है कि एचआईवी में कहानी उल्टी चलेगी। कैसे उल्टी चलती है? हमने जाना शुगर और फॉस्फेट का इसका बेस देखने को मिला हमको। आरएनए ऐसा नहीं था। आरएनए का बेस देखेंगे, क्या इसी की कॉपी है? ये क्या है? रेप्लिकेट करता है। क्या डीएनए रेप्लिकेट करता है? कॉपी बनाता है अपने जैसी। अधिकतर सैंपल लेने के बाद साइंटिस्ट जो क्या करते हैं, लैब में आरएनए की कॉपी बना के रख देते हैं, डीएनए की कॉपी बनाकर रख देते हैं। कोरोना वायरस में लिए गए सैंपल की कॉपी बनाकर रखी गई थी। डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट। एक चीज और याद रखनी है, डीएनए क्या करता है? डीएनए आरएनए को बना रहा है और आरएनए प्रोटीन को बना रहा है। और डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन बोली जाती है। डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन है। सेल की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल की सबसे छोटी इकाई देखने को मिलती है डीएनए। अब जीन कैसे हैं? जैसे मान लो हमारा ये आरएनए है, यहाँ पर छोटे छोटे जीन्स देखने को मिलते हैं। ये जीन्स जो मिलते हैं यही आगे चलकर ऐसे रेप्लिकेट हो जाते हैं, यही आगे चैन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जीन देखने को मिल गए। ये जीन ही है जो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में क्या लक्षण का ट्रांसफर करते हैं। जो लक्षण माँ, मतलब माँ की नाक मोटी है या पतली है, बच्चे की नाक भी वैसी है। माँ जो है खाना खाने में बहुत इंटरेस्टेड है और बच्चा भी इंटरेस्टेड है। मतलब कहने का है जीन, वो जीन उसके अंदर जो थे वो यहाँ पर पहुंचे, जिसके जरिए क्या हुआ, उन्होंने खाना खाने की प्रोसेस जो चल रही थी वो बच्चे में ट्रांसफर हो गई। पापा जो है वो लंबे हैं, उनकी हाइट लंबी है। अब उनका बेटा भी लंबा है, तो मतलब उनके जो हाइट वाला जीन है वो ज्यादा ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से बच्चे की हाइट भी लंबी हो गई है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गई? अब हम क्या देखते हैं, डीएनए आरएनए में एड्स वायरस पढ़ते हैं। क्या एड्स वायरस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एचआईवी वायरस मिलता है। एचआईवी वायरस में ऐसा नहीं होता है, मतलब आरएनए के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर आरएनए के बारे में बात हो रही है। वो उल्टी कहानी कैसे है उसके बारे में हम जानेंगे। मतलब क्या है, आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। यानी प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। इसमें जीन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी देखना है। अब क्या करेंगे, ट्रांसलेशन के फॉर्म में आएगा आरएनए, ट्रांसलेशन के फॉर्म में पहुंचा। कहने का अर्थ ये है उसने रेप्लिकेट तो किया, वो कॉपी नहीं बना रहा है,
वो अपने ही जैसे और क्या आरएनए तैयार कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बना रहा है। आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। 3 तरीके के आरएनए देखने को मिल जाते हैं। क्या 3 तरीके के आरएनए देखने को मिलते हैं, मतलब कैसे मिलते हैं? पहला मिलता है मैसेंजर आरएनए और दूसरा मिलता है क्या? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए जिसको कहा जाता है। एक लास्ट मिलता है आरआरएनए। ये 3 की फॉर्म में आपको आरएनए की स्टडी मिल सकती है, हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? जब डीएनए का निर्माण हो रहा होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? आरएनए ही बनता है। आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए क्या करता है? जैसे रेप्लिकेट करने के लिए क्या करता है? वो सारी के सारे मैसेजेस, सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने का काम मैसेंजर आरएनए करता है। ट्रांसफर लेके जाने का काम, जो ट्रांसफर का काम होता है, वो टीआरएनए करता है। आरआरएनए क्या करता है? डीएनए बनाने में मदद करता है। ये तीनों आरएनए प्रोटीन समझ में आ गए। अब क्या करते हैं? यूनिवर्सल जो सच है वो जानते हैं। यूनिवर्सल ट्रू है ये, कि उसका बेस जो होता है आरएनए का, प्रोटीन का बना है, बना रहा है, ट्रांसलेशन करेगा। एचआईवी वायरस में ये कहानी सिर्फ एचआईवी में मिलती है। उसने क्या करा? ट्रांसलेशन करा। आप कैसे देखते हैं? एड्स में उल्टा चला जाता है। एड्स में उल्टा चला जाता है। कैसे जाता है उल्टा? इसमें जो होता है रेप्लिकेशन की क्रिया उल्टी हो जाती है। डीएनए कॉपी बना रहा था, आरएनए कॉपी नहीं बना रहा है, वो वापस से क्या कर रहा है? एचआईवी वायरस को और मैच्योर करने में मदद कर रहा है और ज्यादा बढ़ाने में मदद कर रहा है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आरएनए में देखने को मिलती है। क्या? उल्टी दिशा में दिखाई दे रहा है। आरएनए प्रोटीन का बना है, ट्रांसलेशन हो रहा है। आप क्या देखेंगे? यूनिवर्सल कहानी है, सेंट्रल गोमा होता है। क्या? सेंट्रल गोमा होता है। सेंट्रल गोमा होता है। सेंट्रल गोमा का अर्थ ये है, एचआईवी में, एचआईवी की कहानी बता रही हूँ। सेंट्रल गोमा कैसे देखने को मिलता है? सारी की सारी प्रोसेस जो होती है उल्टी हो जाती है। ट्रांसलेट, ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन करता है डीएनए, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट करके डीएनए कर देता है। क्या? डीएनए कर देता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है। ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म में देखने को मिलता है आरएनए, तो डीएनए की फॉर्म में ट्रांसक्रिप्ट कर देता है। कहने का अर्थ ये है, सिर्फ एचआईवी वायरस में कहानी उल्टी दिखाई दे रही है। डीएनए ही आरएनए बनाता है, डीएनए ही आरएनए बनाता है, लेकिन सिर्फ एचआईवी वायरस में ऐसा होता है कि कहानी उल्टी हो जाती है। और वो उल्टी कैसे होती है? यहाँ ट्रांसक्रिप्ट करके डीएनए बना रहा है आरएनए, डीएनए बनाने का काम कर रहा है। ये यूनिवर्सल सच है कि डीएनए आरएनए बनाता है, लेकिन एचआईवी वायरस में डीएनए कैसे बन रहा है? आरएनए से रेप्लिकेट करता है, ट्रांसक्रिप्ट कर देता है। ट्रांसक्रिप्ट के बाद वो डीएनए के फॉर्म में बदल जाता है। क्या यहाँ तक हमें समझ में आ गई? डीएनए, आरएनए और एचआईवी वायरस की कहानी समझ में आ गई। अब हम क्या बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या? एड्स वायरस की जो कहानी थी वो उल्टी थी, मतलब टेमेन कहा जाता है, टेमेन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? बॉलीमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। कहानी उल्टी समझ में आ गई। अब थोड़ा सा शुगर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। क्या? थोड़ा सा शुगर के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि शुगर की कहानी क्या कहती है। नाइट्रोजन के बेस होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन देखने के बाद एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये चीज भी हमको देखने को मिल गई। एडेनिन ग्वानिन के 2 पेयर, साइटिन, ग्वानिन और साइटोसिन के 3 पेयर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शुगर कार्बन जो जोड़े रखती है, भाई किसी ना किसी बॉन्ड को जोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने किसी से हाथ मिलाया, अब ये हाथ किसी और का भी चाहिए मुझको मिलाने के लिए, तभी तो हम हाथ मिलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? जिन भाई बंधुओं ने सेशन शेयर नहीं कराया वो फटाफट से सेशन शेयर कर कराओ, तब मैं मानूंगी कि आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छी तरीके से और औरों का भी भला सोच रहे हो, अकेले भला। कोई जीएसटी नहीं कट रही है यहाँ पे तुम्हारा शेयर करने में कि हाँ भाई बस थोड़ा सा डाटा ही तो जा रहा है शेयर करने में एक्स्ट्रा। अब बढ़ते हैं आगे। क्या? 5 कार्बन देखने को मिल गए। क्या है? एडेनिन,
ऐसा नहीं है कि एडेनिन टी के साथ नहीं जी के साथ बना ले और सी जो है वो टी के साथ बना ले पेयर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत प्रोसेस हो जाएगी, ये प्रोसेस गलत हो जाएगी। क्या कहेंगे, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर समझना बहुत ध्यान से, क्या समझने की बात हो रही है यहाँ पर। एडेनिन सिर्फ और सिर्फ थाइमिन के साथ में ही पेयर बनाएगा, वो भी डबल डबल चेन में, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, जिसको 3D मॉडल का नाम दिया गया। 3D मॉडल का नाम क्या गया। कभी भी ये कहानी उल्टी नहीं होती है, ये भी यूनिवर्सल सच है, एक सच की बात है कि एडेनिन थाइमिन के साथ बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाएगा, और इसको 3D मॉडल का नाम दिया गया। क्या 3D मॉडल का नाम दिया गया। अब हमने क्या देखा, थोड़ा सा हम समझ कोशिश करते हैं आगे की तरफ। हमने देखा 3D मॉडल मिल गया। अब देखते हैं क्या विटामिन इसमें क्या होता है, एक तरीके से देखते हैं। बेरी बेरी एक रोग था, बेरी बेरी एक रोग था जो विटामिन विटामिन की कमी से होने वाला एक बेरी बेरी रोग है। बेरी बेरी रोग देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, थाइमीन थाइमीन देखने को मिलता है। थाइमीन देखने को तो मिल गया, अब हम क्या देखते हैं, क्या अब देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिलता है, अब क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम्स देखने का निर्माण कहाँ से होता है, ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि क्रोमोसोम्स का निर्माण कैसे होता है। जीन्स सबसे छोटी इकाई है, जो किसकी यूनिट ऑफ डीएनए की यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट कहा जाता है किसको, जीन को कहा जाता है। जीन सबसे छोटी इकाई है, की इकाई है, डीएनए की इकाई है, और सेल की इकाई डीएनए है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं क्या, अपनी थोड़ी सी थ्योरी की तरफ नजर डाल लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। सब कुछ एचडी मॉडल में पढ़ने वाले हैं विद पिक्चर्स के साथ। नोट डाउन मैंने प्रॉपर आपको हर चीज कराई है, साथ साथ में नोट डाउन करते चलना। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। स्टोन प्रोटीन यहाँ पर देखने को मिला था। अब क्या देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, क्या थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। अब ये तो सबको पता है, डीएनए क्या होता है। डीएनए में क्रोमोसोम्स के जरिए, डीएनए के जरिए क्रोमोसोम्स भी बनते हैं, इनको गुणसूत्र कहा जाता है, तो गुणसूत्र कहा जाता है। अब देखेंगे क्या, इस तरीके से छोटा छोटा प्रोटीन देखने को मिल रहा था, छोटे प्रोटीन के फॉर्म में गोल गोल होते हैं। डीएनए क्या करता है, पीछे जरा बैक देखो फटाफट से, पीछे ये बॉल की फॉर्म में प्रोटीन देखने को मिल रहा है। ये बॉल की फॉर्म में डीएनए जो है इसको लपेट रहा है, पूरा लपेट देगा, ऐसे 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 ऐसे, वो खुद लिपटा हुआ है, वो खुद लिपटा हुआ है, इसीलिए लिपटा हुआ है। ये क्या करता है, ऐसे करके लपेट लेता है इसमें प्रोटीन में। कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। अब हम क्या देखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन लिपट गया, क्या बॉल की फॉर्म में था वो लिपट गया। अब क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे ये इस तरीके से प्रोटीन लिपटा हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये गुणसूत्र का निर्माण करेगा, किसका, गुणसूत्र का, क्रोमोसोम्स का निर्माण करेगा। अब क्रोमोसोम्स का निर्माण कैसे करेगा, अभी हमने प्रोटीन के बारे में देखा, तो छोटे छोटे गोल गोल की फॉर्म में प्रोटीन देखने को मिल गया। अब क्या करा, डीएनए उसके आसपास उसमें बिल्कुल लिपट गया, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल लिपटने के बाद तभी तो वो इसी फॉर्म में दिख रहा है, तभी तो वो ऐसा एक में एक उलझा हुआ दिखता है। इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है, आप सुलझा भी नहीं सकते उसको। अब क्या देखेंगे, वो प्रोटीन के बेस पर मिल गया। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे डालते हैं नजर। हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा डीएनए क्या कर रहा है, छोटे छोटे प्रोटीन दिख रहे हैं यहाँ पर। ये प्रोटीन आपस में लिपटते जाएंगे, लिपटते जाएंगे, लिपटते जाएंगे, डीएनए के अंदर प्रोटीन है, यहाँ पर साफ दिख रहा है, डीएनए के अंदर प्रोटीन लिपटा हुआ है, जो लिपटने के साथ में क्या करेगा, चलता जाएगा, जो गुणसूत्र का निर्माण कर रहा है, किसका, क्रोमोसोम्स का निर्माण कर रहा है। डीएनए ने क्या करा, क्रोमोसोम्स का निर्माण भी कर दिया। डीएनए आरएनए भी बना रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन किसमें मिल रहा है,
प्रोटीन वापस से आरएनए में आ रहा है, प्रोटीन वापस से आरएनए में आ रहा है, और आरएनए जो प्रोटीन बना है उस प्रोटीन से क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है किसका, गुणसूत्र का। और हिस्टोन प्रोटीन है कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात हो रही है। क्या यहाँ तक ये कहानी आपको समझ में आ गई है ना? हाँ, आ गई आपको बिल्कुल समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या, अब देखते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स की संख्या कैसी होती है, 46 देखने को मिल जाती है ना? हाँ, मिल गई 46। तो रेयर केस ऐसा होता है कि इनको तोड़ देते हैं क्या, आपको गुणसूत्र 2 की फॉर्म में नजर आ रहा है, मतलब एक पेयर आपको ये दिख रहा है, एक पेयर ये दिख रहा है, एक्स की फॉर्म में दिख रहा है। जब देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं इसको इस तरीके से खोलकर। अब जो बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पर जोड़ने का काम होता है, उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या, केंद्रक भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के द्वारा जोड़ा जाता है, जो बंधन बना है किसके द्वारा भाई, सेंट्रोमियर के द्वारा बना है, सेंट्रोमियर के द्वारा बना है। क्या यहाँ तक कहानी समझ गए? अब देखेंगे क्या ये डबल हेलिक्स में है, इसमें 2 पेयर देखने को मिले, 46 मिला। अब इसका एक सिंगल फॉर्म क्या करते हैं, 46 को आधा डिवाइड कर देते हैं, 23 भी क्रोमोसोम्स मिलते हैं। क्या, 23 भी क्रोमोसोम्स मिलते हैं। अब 23 में 22 अलग कर लेते हैं और +1 कर देते हैं, तो एक क्रोमोसोम हमने अलग कर दिया। 46 में 44 अलग कर दो, 2 अलग कर दो, 44 में 46 में क्या करते हैं, 44 अलग कर दो और क्या 2 अलग कर दो। वो 2 क्रोमोसोम, कहने का मतलब XX और XY का है, वो XX और XY का अर्थ क्या है, वो 44 तो क्या होते हैं, कहते हैं 44 जो है क्रोमोसोम, ये कैसे होते हैं, सोमेटिक सेल्स में होते हैं। और वो सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम जो होते हैं, सेल होती है बॉडी की सेल जो होती है, इसमें काम आएंगे। मतलब तुम्हारे हाथ, पाँव, पैर, नाक, कान, आंख जो है, स्टमक ले लो, पेट ले लो, नाखून ले लो, प्रोटीन ले लो, बाल ले लो, कहीं पर भी देखोगे तो ये 46 क्रोमोसोम ही है, तो हर जगह मिलेंगे, हर जगह निर्माण करने में मदद करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 के बारे में बात हो रही है। वो 2 क्रोमोसोम्स बचे हैं, वो 2 क्रोमोसोम्स बचे हैं, कहने का अर्थ ये है वो 2 गुणसूत्र कहाँ गए भाई, हमारी बॉडी से गायब तो नहीं हो गए, ऐसा नहीं है। वो 2 गुणसूत्र क्या कर रहे हैं, वो 2 गुणसूत्र लिंग का निर्धारण कर रहे हैं। कहने का मतलब एक तो ये बॉडी के सेल के लिए, इनके लिए क्या कहेंगे, बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स मतलब ये 2 जो है एक्स और वाई, ये 2 क्रोमोसोम्स ही ऐसे हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, इसीलिए इनको अलग की फॉर्म में पढ़ते हैं। 44 हम पढ़ेंगे बॉडी की फॉर्म में, और 2 हम पढ़ते हैं कहाँ, लिंग निर्धारण की फॉर्म में। क्या यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? अब हम आगे चलते हैं। क्या हमने देखा, गुणसूत्रों के बारे में तो हमने जान लिया, अब थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं। डीएनए का फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन जो किसने देखा था, 1886 में। मतलब खोज तो बहुत सारे साइंटिस्ट करते हैं, क्या 4 से 5 साइंटिस्ट। डीएनए जो था वो कम से कम 10 जगह बट गया, डीएनए 10 जगह बट गया। अब 10 साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, अलग अलग खोज कर रहे हैं। किसी को डीएनए सिंगल दिखा, किसी को डबल दिखा, किसी ने डीएनए को सीधा देखा, किसी ने रेप्लिकेट करते देखा, किसी ने बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा देखा, किसी ने बिल्कुल जीन देखे ही नहीं, किसी ने प्रॉपर देखा कि जीन भी है, डीएनए भी है, रेप्लिकेट भी कर रहा है, किसी ने देखा कैन भी बन रही है। इस तरीके से जो सबसे ज्यादा थ्योरी, सबसे बेटर थ्योरी देता है और सब कुछ खोज कर देता है, उसी का नाम कहाँ किताबों में दर्ज हो जाता है। वो साइंटिस्ट के नाम नोबेल प्राइज भी मिला था, 1962 में मिला था, याद रख लेना। अब देखते हैं क्या 1868 में और 1868 और 69 में फ्रीडरिच ने क्या करा था, डीएनए को सबसे पहले पहचाना था और अलग भी किया था, अलग भी किया गया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था was the first discovered by, किसके द्वारा पहली बार देखा गया था, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। जेम्स वॉटसन और क्रिक का नाम हर जगह देखने को मिलता है। जब डीएनए की बात की जाए, जब अनुवांशिकता का चैप्टर उठाया जाता है जेनेटिक्स का, तब सबसे पहला नाम जेम्स वॉटसन क्रिक का आता ही आता है। उन्होंने 1953 में डीएनए की खोज करी थी सबसे पहले, ये भी हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, डबल हेलिक्स की संरचना जो थी, अब डबल हेलिक्स डीएनए क्या 2 की फॉर्म में मिलता है, अब वो डबल की फॉर्म में किसने देखा, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा पहली बार खोजा गया। जेम्स वॉटसन और क्रिक ने
ये देखा कि दो दो चैन में डीएनए है, एक सिंगल चैन में नहीं है। सब कुछ मैंने प्रॉपर नोट कराया है, ये सिर्फ किताबी लैंग्वेज है जो मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रही हूँ, उस पर ध्यान देना बहुत जैसे। अब देखेंगे डीएनए इज द फाउंड न्यूक्लियस ऑफ सेल, न्यूक्लियर डीएनए एंड इन अ माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलेगा, सेल में भी डीएनए मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेल ही है, सेल में डीएनए है ही है। डीएनए क्या है देखने को मिलता है, हर किसी के अंदर सेल या कुछ भी उठा लो डीएनए मिलेगा ही, चाहे वायरस उठा लो, चाहे बैक्टीरिया उठा लो, चाहे प्रोटोजोआ उठा लो। अमीबा में भी तो न्यूक्लियस मिल रहा था, उस न्यूक्लियस में डीएनए ही होगा। डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए, इन दोनों में से एक ना एक तो न्यूक्लियस में मिलता ही है, डीएनए और आरएनए। फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और अराइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखेंगे क्या, यह कोशिका नाभिक में पाया जाता है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के न्यूक्लियस में मतलब केंद्रक में पाया जाता है। यहाँ तक हमें लैंग्वेज समझ में आ गई। अब हम देखते हैं नाभिकीय जो होता है डीएनए मिलता है, और क्या माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है। आपने ईस्ट देखा है, जो फफूंद ये फंगस जब मैंने पढ़ाया था तब इसके बारे में बात करी थी, उसको भी रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, उससे में भी क्या होता है थोड़े टाइम के लिए क्या होता है भाई, रेप्लिकेट करता है डीएनए, कॉपी बनाने की फटाफट से कोशिश करता है। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं हमने डीएनए वर्सेस आरएनए के पेयर देखे थे। आरएनए में क्या मिलता है, ग्वानिन मिलता है, क्या मिलता है, ग्वानिन मिलता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल मिलता है सबसे अलग, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाएगा, AG, AT और GC की फॉर्म पढ़ रहे थे अभी तक डबल पेयर में और ट्रिपल पेयर में। अब हम देखेंगे क्या, थाइमिन की जगह पर ए की कॉपी बनेगी किसके साथ में, यू के साथ में, और जी का 3 पेयर बनेगा सी के साथ में। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। राइबो शुगर मिलती है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, ये 4 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। डीएनए आरएनए में सिर्फ इतना ही फर्क है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्या, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है। साइटोसिन, ग्वानिन जो होते हैं बीच में पेयर बना रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कलरफुल इसीलिए दिख रहे हैं, आधा पेयर मिलेगा एडेनिन का, आधा ग्वानिन का मिलेगा, आधा एडेनिन का मिलेगा, आधा थाइमिन का मिलेगा। ए का पेयर हमेशा किसके साथ, डबल चेन में मिलेगा, टी के साथ, और जी का पेयर ग्वानिन का तीन पेयर में मिलेगा, क्या, साइटोसिन के साथ में। डबल हेलिक्स मॉडल और 3D HD मॉडल कहा गया था, 3D मॉडल से कहानी न्यूक्लियस के बारे में बात की थी, और डीएनए 3D मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, डबल हेलिक्स के नाम से जाना जाता है। 3D मॉडल जो दिया गया था वो इसी के आधार पर, इसमें देखा आधा हरा, आधा पर्पल, आधा लाल, आधा पीला, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बेस पर आधारित है। यहाँ पर कहानी समझ आ गई। शुगर और फॉस्फेट का क्या, ये बेस पेयर बना हुआ होता है, क्या बेस पेयर बना हुआ होता है। क्या डीएनए आरएनए की कहानी समझ में आई। डीएनए इतना इम्पोर्टेंट है, डीएनए ही इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन करा है मैंने, क्योंकि डीएनए ही हर जगह मिलता है, चाहे वायरस उठा लो, चाहे बैक्टीरिया उठा लो, चाहे प्रोटोजोआ उठा लो, चाहे ह्यूमन सेल की बात कर लो, चाहे एनिमल सेल की बात कर लो, चाहे फादर सेल की बात कर लो, डीएनए ही मिलता है हर जगह। क्या मेंडल शास्त्र जब हमने पढ़े थे तब उन्होंने भी तो जेनेटिक्स में डीएनए ही खोजा था, और डीएनए के आधार पर उन्होंने क्या करा, मटर के पौधे देखे थे कि ये आधे पीले क्यों हैं और आधे हरे क्यों हैं, मटर का दाना गोल और सिकड़ा हुआ क्यों है, ये किसके आधार पर था, सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर, सिर्फ और सिर्फ डीएनए के आधार पर था, जिसका फॉस्फेट बेस पेयर क्या है, शुगर और फॉस्फेट से बना है। 5 कार्बन शर्करा होती है, 5 कार्बन शर्करा होती है, राइबो शुगर मिलती है, क्या राइबो शुगर मिलती है, इसमें देखने को मिलेगी 5 जगह आपको देखने को मिलेगा, 5 जगह देखने को मिलती है, 5 कार्बन में शुगर डिवाइड होती है। हमने यहाँ पर भी समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या डबल हेलिक्स मॉडल देखा था, किस तरीके से बीच से आधा लाल आधा हरा दिखा, एडेनिन और ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन को डिवाइड किया गया है। डबल इसका बेस पेयर तो हमने देख लिया था अभी, शुगर और फॉस्फेट का बना है, शुगर और फॉस्फेट का है, लेकिन बैकबोन इसकी बन गई, बेस पेयर क्या एडेनिन और थाइमिन के देखने को मिल गए, साइटोसिन और ग्वानिन देखने को मिल गया। नीला और काला दिख रहा है, लाल और हरा दिख रहा है, ये 4 पेयर है, अलग अलग कलर से दर्शाता है। आधी सीढ़ी
ग्वानिन की है, आधी साइटोसिन की है, आधी थायमिन की है, आधी इसकी एडेनिन ग्वानिन की है। अब हम समझ गए यूरेसिल थायमिन की जगह पर यू काम करता है आरएनए में। आरएनए में क्या यूरेसिल काम करता है थायमिन की जगह पे। क्या उसके बेस पेयर कैसे देखने को मिलेंगे? ग्वानिन की थायमिन की जगह पर क्या देखने को मिलेगा? अलग तरीके से। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर शुगर का फॉस्फेट बैकबोन में देखने को मिल गया। क्या एडेनिन ग्वामीन किस कलर से दर्शाया? हरा, और आधा नीले कलर से दर्शा रहा है, आधा पर्पल, और साइटोसिन आधा ऑरेंज कलर से दर्शा रहा है, जो बीच की सीढ़ी बनाने के काम में आता है, एचपी मॉडल बनाने में काम आता है, जिसको 3D मॉडल के नाम से जानते हैं। वो 3D मॉडल किसके आधार पर है? 4 बेस पेयर के आधार पर है, और 4 बेस पेयर यही है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। क्या यहाँ तक कहानी समझ गए? अब हम बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ? अब हम बढ़ते हैं थोड़े से डीएनए के बारे में जानेंगे। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जोड़े तो 23 देखने को मिलेंगे। मतलब एक पेयर इसका इस तरीके से देखने को मिलता है। एक पेयर जो मिलता है वो 23 जोड़े मिलते हैं। 23 की फॉर्म में देखने को मिलता है। 22 अलग करेंगे, एक अलग कर देंगे। वो एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिस पर लिंग का निर्धारण होता है। 3,000 जीन्स एक न्यूक्लियस में होते हैं। 1,001 मतलब डीएनए जो होता है 3,000 न्यूक्लियस जीन्स देखने को मिलते हैं। और डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन ही होती है। अब जीन फंक्शनल क्या देखेंगे? डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन ही है। जीन सबसे छोटी इकाई है डीएनए की। ये बार बार नोट कराया मैंने आपको, अलग से भी बताया। और सेल की सबसे छोटी इकाई डीएनए ही होती है। यहाँ तक समझ गए? अब क्या देखते हैं? डीएनए क्या होता है? हेरिडिटी यूनिट है। मतलब हेरिडिटी फैक्टर जब जब अनुवांशिकता की बात की जाएगी, तब हेरिडिटी में सबसे पहले डीएनए देखने को मिलता है। क्या? सबसे पहले डीएनए देखने को मिलता है, क्योंकि डीएनए के आधार पर ही अनुवांशिकता और लक्षण का पता लगाया जाता है। क्या यहाँ तक समझ गए? अब हम बढ़ते हैं आगे। डीएनए वंशानुगति इकाई है चैप्टर की। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है अनुवांशिकता का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डीएनए का रोल है। डीएनए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या अब देखेंगे बेस पेयर नाइट्रोजन के बारे में। 5 शर्करा में दिख रही है, ये देखो 5 दिखेंगे आपको। इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन बेस पर न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, जो वो शुगर होती है। शुगर को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड अलग है, टाइड अलग है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फॉस्फेट में शुगर 5 कार्बन की बनी है, जो क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होती है। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट की फॉर्म में है, न्यूक्लियोटाइड कार्बन और शर्करा की फॉर्म में है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आगे देखेंगे क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। फॉस्फेट का समूह पीओ होता है और शुगर डीऑक्सीराइबो शुगर देखने को मिलती है। एडेनिन, ग्वामीन और थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये भी देखने को मिलता है। लिखा भी है डबल रिंग देखने को मिलेगी। मैंने बताया एडेनिन का पेयर जो होता है डबल चेन में बना होता है थायमीन के साथ में मिलेगा। और ग्वानिन का ट्रिपल बॉन्ड जो ट्रिपल मॉडल के नाम से है वो साइटोसिन के साथ है। लेकिन यहाँ पर यूरेसिल भी है। यूरेसिल किसको कहते हैं? ओनली आरएनए में मिलता है। मतलब आरएनए की बात करी जाएगी तो ए का डबल पेयर जो होता है यू के साथ में बनेगा। क्या यहाँ तक कहानी समझ गए? अब नाइट्रोजन का बेस पेयर, ये आरएनए डीएनए के बारे में बात की तो नाइट्रोजन बेस से बना है। डीएनए की स्टार्टिंग नाइट्रोजन बेस से ही शुरू होती है। वो एक बहुलक है, बहुत सारे कार्बन से बना है, फॉस्फेट से बना है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन से बना है, शर्करा से बना है, इसीलिए उसका नाम बहुलक है। क्या? बहुलक कहा जाता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हमने देखा क्या देखा? हमने बेस पेयर देखने को मिले। इसी तरीके से फॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा साइड में। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्या इस तरीके से आरएनए डीएनए होता है, इसका एक 5 से जो रॉड आएगी वो 3 पर खत्म होती है। जो 5 से आएगी, शुरू 5 से है, खत्म 3 पर है। और जो 3 से शुरू होगी, एक बार बेस पेयर सीधा जाता है, और एक बार उल्टा जाता है। कहने का अर्थ यह है अब 3 से गया है और 5 पर खत्म है। एक बार 3 से शुरू है, एक बार 5 पे खत्म है, और एक बार एक पेयर उसकी जो एक डबल हेलिक्स मॉडल है, एक सिंगल चेन जो देखने को मिलेगी वो 3 पर खत्म है। 5 से शुरू और 5 से शुरू तो 3 पे खत्म। बस यही कहानी है। यहाँ पर एडेनिन, ग्वामीन, थायमिन, साइटोसिन का नाइट्रोजन बेस बना हुआ है
और एक 5 शर्करा साइड में आपको ओ की फॉर्म में देखने को मिल रही है। ओ की फॉर्म में कहाँ आपको हिस्टोन प्रोटीन मिल रहा है, फॉस्फेट साइड में मिल रहा है, 3 पर खत्म है, 5 से शुरू है, यहाँ पर 3 से शुरू है, 5 पर खत्म है। इसलिए ये कहानी सिर्फ आरएनए और डीएनए की है। आरएनए इसी की कॉपी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद में वर्सेस भी जानेंगे आरएनए डीएनए के बारे में। वर्सेस अब हम स्टडी करेंगे किसके ऊपर, आरएनए के बारे में। आरएनए सिंगल चैन में होता है, इसमें क्या हिस्टोन प्रोटीन का ही होता है। वर्सेस जानते हैं कि डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है। डीएनए आरएनए में अंतर क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें शर्करा जो होती है क्या मिलती है, ऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और इसमें राइबोज मिलती है। डीऑक्सीराइबोज मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो कहा गया है डीएनए के बारे में, उसी में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यहाँ पर राइबोज शुगर है। क्या इतनी कहानी समझ गए। अब बढ़ते हैं डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन जो युक्त क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, थाइमिन मिलते हैं प्यूरिन और pyrimidine की फॉर्म में। प्यूरिन और pyrimidine की फॉर्म में मिलते हैं, और यहाँ पर प्यूरिन और pyrimidine की फॉर्म में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल देखने को मिल जाता है। इतनी भी कहानी हम समझ गए। तीसरे नंबर पर देखते हैं डीएनए अधिकतर केंद्रक गुणसूत्रों में थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। पेड़ों में भी मिलता है डीएनए, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट का नाम है। और क्या देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट है तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल अलग है, क्लोरोप्लास्ट अलग है। क्या, क्लोरोप्लास्ट जेल होता है जो न्यूक्लियस में भरा हुआ होता है। और क्या देखेंगे, आरएनए केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में कौन सा केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। इतना समझ के, आरएनए अणु में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसमें न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। क्या, ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, इसमें अणु मिलेंगे। क्या, इसमें अणु मिलते हैं, द्रव्य मिलता है और एक श्रृंखला होती है। इसमें डबल हेलिक्स होते हैं और इसमें सिर्फ सिंगल हेलिक्स ही देखने को मिलता है। इसी की कॉपी ये है। बस इतना ही डीएनए और आरएनए में अंतर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको डीएनए और आरएनए बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर दिख भी रहा है क्या, सिंगल हेलिक्स दिख रहा है, डबल हेलिक्स दिख रहा है। सिंगल हेलिक्स पे जो प्यूरिन और pyrimidine है, तो प्यूरिन और pyrimidine है, प्यूरिन और pyrimidine है, इसमें एडेनिन, थाइमिन, ये 2 बेस पेयर देखने को मिले। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं है। आरएनए प्यूरिन और pyrimidine की फॉर्म में ही क्या देखने को मिलता है, एडेनिन के साथ में डबल पेयर बनाता है यूरेसिल। यूरेसिल बनाता है, ये जो आपको कलरफुल दिख रहे हैं, येलो दिख रहा है, पर्पल दिख रहा है, ये जो बेस पेयर इसको देखने को मिले हैं, ये बेस पेयर जो शर्करा होती है वो किसके आधार पर है, एडेनिन और यूरेसिल के आधार पर है। क्या इतनी कहानी समझ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। डबल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स है, ग्वानिन इस तरीके से कार्बन की फॉर्म में बदल रहा है, ये भी हमने देखा। यहाँ पर है राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर बात हो रही है क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की जा रही है। क्या समझ में आ गया। डीएनए आरएनए क्या था, अभी तक की कहानी क्या थी, वर्सन और ट्रिक की कहानी क्या थी। 1953 में मॉडल दिया था, 1862 में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। डीएनए सिंगल के फॉर्म में नहीं होता है, डबल हेलिक्स मिलता है, 3D मॉडल मिलता है। आरएनए सिंगल फॉर्म में देखने को मिलता है। क्या, आरएनए वायरस में भी मिलता है। किससे, एचआईवी के वायरस में क्या है, डीएनए जो था सबसे ज्यादा क्या करता है, आरएनए बनाता है, सबसे पहले आरएनए बनाएगा। लेकिन एचआईवी ये यूनिवर्सल सच है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है, और वही प्रोटीन तो हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण हुआ, वही प्रोटीन गुणसूत्रों का निर्माण करने में मदद करते हैं। क्या ये कहानी समझ में आई। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं, थोड़ी सी उल्टी कहानी पढ़ते हैं। क्या हमने देखा, जो एचआईवी वायरस था, वो एचआईवी वायरस में क्या हो रहा था, एचआईवी वायरस में कहानी उल्टी थी। वो पहले उसमें आरएनए मिला, उसके न्यूक्लियस में आरएनए मिला, और आरएनए क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, इसका डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। सबसे पहले डीएनए बनाएगा, डीएनए बनाने के बाद में क्या करेगा, उसके बाद फर्दर अलग अलग देखने को मिलेगा, अपनी ही कॉपी बनाएगा। समझ में आ गया। आरएनए डीएनए सभी में डीएनए मिलता है, लेकिन ये एचआईवी वायरस जो है जिसमें आरएनए पहले होगा, बाद में डीएनए बनाने की कहानी शुरू होगी, उल्टी देखने को मिलती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्या, कुछ क्वेश्चन है जिनका डीएनए आरएनए से आधारित जो मॉक टेस्ट में भी आगे लगने वाले हैं, वो हम लगाने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट फॉर्म जीन। जीन का कंस्टिट्यूट क्या है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीन बनाने के लिए बनता है। मैंने क्या बताया था आपको कि जीन किस तरीके से किससे मिलते हैं, चैन पर मिलते हैं। कौन सी चैन पर मिलते हैं, इसी तरीके से आगे डीएनए रेप्लिकेट करता है।
इसी तरीके से डीएनए आगे रेप्लिकेट करता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लिपोप्रोटीन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है या हाइड्रोकार्बन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। किसके आधार पर जीन बनाने के लिए बनता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है? तो क्या मिलेगा? इसका सी वाला है, लिपोप्रोटीन के आधार पर मिल जाएगा। प्रोटीन ही तो है, जीन डीएनए का निर्माण कर रहे हैं, डीएनए आरएनए का, और आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। ये चैन कंटिन्यू चलती है और आरएनए से ही गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्या समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, कहने का अर्थ यह है गुणसूत्र से मिलकर बनता है क्या? गुणसूत्र, ढेर सारे गुणसूत्र मिलेंगे तब क्या बनेगा? देखते हैं। डीएनए और लिपिड्स बनेंगे, या आरएनए और निम्नो एसिड बनेगा, या डीएनए और प्रोटीन बनेगा, या फिर आरएनए और शुगर बनेगी? क्या बनेगी? गुणसूत्र किसके द्वारा बन रहे हैं? डीएनए और प्रोटीन के द्वारा बन रहे हैं। डीएनए में प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन के बाद क्या होगा? गुणसूत्र बनेंगे। जब ढेर सारे प्रोटीन इकट्ठा हो जाएंगे, अभी हमने डबल हेलिक्स देखा, ऐसे आएगा जब वो इकट्ठा बन जाएगा इस तरीके से, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे इस तरीके से प्रोटीन लगे हुए होते हैं, जो आगे क्या करेंगे? इस तरीके से क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। क्या यहाँ पे कहानी समझ में आ गई? किस तरीके से गुणसूत्र इन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जनरेशन द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जनरेशन जाती है, नई आने वाली जनरेशन होगी, उसमें जो जीन्स होंगे, जो कहते हैं क्या, जो कहने जैसे हमारे पापा लंबे थे, बच्चे लंबे कैसे हो गए, तो जीन के द्वारा ट्रांसफर होता है। वो क्या करते हैं? एक दूसरे में क्या सूचना आदान प्रदान कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं? कौन? किसके बारे में बात हो रही है? आरएनए, कोडॉन और मैसेंजर आरएनए के बारे में। सी वाला आंसर करेक्ट कर लेंगे। डीएनए में क्या होते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। क्या डीएनए में देखेंगे जीन्स पाए जाएंगे, जो आगे डबल हेलिक्स मॉडल में चेंज हो जाता है। इन जीन्स में ही क्या होते हैं? माँ बाप के लक्षण होते हैं, जो बच्चे में जाएंगे और हम जानेंगे कि बच्चा अपने पापा की तरह लंबा है। यहाँ पर कहानी समझ गए, डीएनए के बारे में बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स कैसी होती है? यहाँ पर 90% क्वेश्चन गलत होता है, 90% क्वेश्चन लोगों का गलत होता है। सोमैटिक सेल्स कहने का मतलब ये है, अब हम देखेंगे क्या, हमने देखा था 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, 44 हमने अलग कर लिए और वो 2 अलग कर लिए। वो जो 2 हमने अलग करे हैं, बॉडी में काम आने वाली सेल्स जो होती हैं, वो जो बॉडी में आने वाली सेल्स होती हैं, उनको ही सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, उनको ही सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। और जो 2 बची हमारी, वो सेक्स हमारी सेल्स होती है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है, उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। अब देखेंगे क्या, 2 तो लिंग का निर्धारण कर रहे हैं बच्चे। 44 जो हमारी सोमैटिक सेल्स हैं, यहाँ पर वही पूछा गया है, मानव की दैहिक कोशिका होती है, उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या, मतलब सोमैटिक सेल्स कितनी होती हैं? 44 होती है। अधिकतर बच्चे 46 लगाकर आते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को रीड करना है अच्छी तरीके से, उसके बाद हम उसका आंसर पुटअप करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही नहीं, यहाँ पर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फटाफट से। उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा आपको, और जल्दी आपको हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। अब मिलते हैं डे 9 में, जिसमें हम नए टॉपिक के साथ अपनी स्टडी को आगे करेंगे। बाय।